हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साव। मेरा यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अर्थशास्त्र से आपको पढ़ाने वाला हूं। प्रोफेसर हिक्स का उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन संबंधित धारणा दो अर्थशास्त्री ने दिया है। पहला उपयोगिता संतुलन संबंधित धारणा अथवा सिद्धांत प्रोफेसर मार्शल ने दिया है तथा दूसरा प्रोफेसर हिक्स ने उपभोक्ता संतुलन संबंधित धारणा अथवा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्रोफेसर मार्शल ने उपयोगिता संतुलन उपभोक्ता संतुलन के लिए सीमांत उपयोगिता का प्रयोग किया है, जबकि प्रोफेसर हिक्स ने उपभोक्ता संतुलन के लिए तटस्थता वक्र, जिसे उदासीन वक्र भी कहते हैं, उसका प्रयोग किया है अपने सिद्धांत में। तो चलिए देखते हैं प्रोफेसर हिक्स ने उपभोक्ता संतुलन का सिद्धांत में किन किन बातों को बताया है अथवा प्रोफेसर हिक्स का उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं। तो आज का विषय का अध्ययन बिंदु यही है जो बोर्ड में दिया गया है। आप लोग बोर्ड की तरफ देखिए, वहाँ पर देखिए कौन नाम लिखा गया है। बोर्ड के लेफ्ट साइड कोने में लिखा है आज का टॉपिक का नाम, प्रोफेसर हिक्स का उपभोक्ता संतुलन। कहने का अर्थ है कि उपभोक्ता संतुलन जो प्रोफेसर हिक्स ने दिया है अपना सिद्धांत, उसका आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं उपभोक्ता संतुलन संबंधित क्या कहा है प्रोफेसर हिक्स ने, और प्रोफेसर हिक्स ने उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या किस प्रकार किया है। तो वहाँ पर लिखा है उपभोक्ता संतुलन का व्याख्या उपभोक्ता संतुलन का व्याख्या करने के लिए अर्थशास्त्री प्रोफेसर हिक्स ने तटस्थता वक्र का प्रयोग किया। प्रोफेसर जे.आर. हिक्स के अनुसार सीमांत उपयोगिता को गिन नहीं सकते, बल्कि उसे अधिक या कम उपयोगिता के क्रम में रखा जा सकता है और इसे क्रम के रूप में माप सकते हैं, प्रोफेसर हिक्स ने कहा है। आगे देखिए, अधिक या कम उपयोगिता के क्रम में रखा जा सकता है। उसके बाद देखिए क्योंकि यहाँ पर क्योंकि उपयोगिता एक काल्पनिक धारणा है। इसे देखा और छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। प्रोफेसर हिक्स ने कहा है अपने उपभोक्ता संतुलन में कि उपयोगिता को हम गिन नहीं सकते, बल्कि इसे क्रम के रूप में माप सकते हैं। क्योंकि प्रोफेसर हिक्स का कहना है कि उपयोगिता एक मानसिक अथवा काल्पनिक धारणा है। इसे देखा और छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। यह प्रोफेसर हिक्स ने कहा है अपने सिद्धांत में उपभोक्ता संतुलन से संबंधित। उसके आगे देखिए, उपभोक्ता संतुलन का विश्लेषण उपयोगिता के क्रमवाचक मापन पर आधारित है। उपभोक्ता संतुलन का जो विश्लेषण है, उपभोक्ता संतुलन का विश्लेषण उपयोगिता के क्रमवाचक मापन पर आधारित है। उपभोक्ता संतुलन का अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जहां उपभोक्ता पहुंचकर अपने वाय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहता। यह स्थिति
उपभोक्ता संतुलन का अवस्था या स्थिति उपभोक्ता संतुलन का अवस्था कहलाता है। उपभोक्ता संतुलन की उपभोक्ता संतुलन की शर्त है कि तटस्थ रेखा, जिसे ब्रैकेट में आईसी अथवा आईसी वक्र भी कहते हैं, तटस्थ रेखा अथवा तटस्थ वक्र जिसे आईसी कहते हैं संक्षिप्त में, उपभोक्ता संतुलन की शर्त है कि तटस्थ रेखा कीमत रेखा को स्पर्श करे। प्रोफेसर हिक्स ने कहा है कि उपभोक्ता संतुलन के लिए एक शर्त है, और वह शर्त यह है कि उपभोक्ता संतुलन के लिए तटस्थ रेखा कीमत रेखा को स्पर्श करे, या उपभोक्ता संतुलन का शर्त है। इसे एक रेखा चित्र से स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए, एक चित्र बनाया गया है, उसमें उपभोक्ता संतुलन को समझाया गया है। चित्र में OX पर X वस्तु दिखाया गया है, और OY पर Y वस्तु को दिखलाया गया है, और PL रेखा जो ऊपर से नीचे की ओर है, PL रेखा वह कीमत रेखा अथवा बजट रेखा है, और जो IC1, IC2 और IC3 दिखलाया गया है वह तटस्थ वक्र है। यहाँ पर देखिए, उपभोक्ता जो है सो OX3 वस्तु को खरीदेगा या क्रय करेगा। OX6 वस्तु की खरीदारी करेगा उपभोक्ता, और दूसरी वस्तु OY7 वस्तु को क्रय करेगा उपभोक्ता। और उपभोक्ता जिस स्थान पर संतुलन की प्राप्ति करेगा वह ई बिंदु पर होगा, जो बीच का पॉइंट है ई बिंदु, वह उपभोक्ता संतुलन का स्थिति है। उपभोक्ता वो बिंदु जो है मूल बिंदु, उससे तटस्थ वक्र उन्नतोदर होता है, मतलब उसका उल्टा की तरफ से घुमा हुआ होता है। तटस्थ वक्र का यह गुण भी है एक प्रकार से। तो चित्र में दिखाया गया है कि उपभोक्ता जो है दो वस्तुओं को क्रय करेगा, X वस्तु को भी और Y वस्तु को। अपनी आय से OX6 वस्तु को क्रय करेगा, OX6 वस्तु को उपभोक्ता क्रय करेगा, फिर अपनी आय से OY7 वस्तु को क्रय करेगा, और दोनों से जो उपयोगिता प्राप्त होगा उस वस्तु से वह दोनों समान होगा, और ई बिंदु तक उपभोक्ता वस्तुओं को क्रय कर सकता है, अथवा उपभोक्ता को ई बिंदु तक उपयोगिता प्राप्त होगा, और वह संतुलन की अवस्था होगा, क्योंकि कीमत उसके पास उतने ही दिया है, बजट उसके पास ई बिंदु तक ही है। वह IC3 वक्र पर नहीं जा सकता है। IC1 जिसे दो वस्तु का संयोग दिखाया गया T, पहला IC1 में एक वस्तु है T वस्तु और दूसरा है S वस्तु, दोनों का संयोग दिखाया गया है। दो वस्तु को खरीदा गया है और दोनों से समान उपयोगिता ई प्राप्त हो रहा है। हर तरफ से देखिए ये पॉइंट भी इसे समान उपयोगिता को दिखाया जा रहा है कि X6 से इतना उपयोगिता प्राप्त होगा, और Y7 वस्तु से भी ई बिंदु तक उपयोगिता प्राप्त होगा, और OX6 से भी ई बिंदु तक उपयोगिता प्राप्त होगा। यही उपभोक्ता संतुलन बताता है कि दोनों स्थिति में उपभोक्ता को समान संतुलन ई बिंदु पर प्राप्त होगा। इस चित्र को संक्षिप्त में देखिए, चित्र में लिखा गया है कि क्या क्या है। चित्र में PL कीमत रेखा है, OX X वस्तु है, OY Y वस्तु है, और TS वस्तु का संयोग है।
और वहाँ पर देखिए ई जो है उपभोक्ता संतुलन बिंदु है। इस प्रकार प्रोफेसर हिक्स ने अपने उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या किया है। आगे जगह नहीं रहने का ऊपर में कुछ लिखा गया है, देखिए लिखा है y7 ऊपर में y7 और x6 दोनों से बराबर संतुष्टि या उपयोगिता की प्राप्ति हो रहा है। इसे ई बिंदु से दिखाया गया है, इसे ई बिंदु से दिखाया गया है। कहने का अर्थ है कि y7 से भी और x6 से भी दोनों से बराबर उपयोगिता या संतुष्टि की प्राप्ति हो रहा है, जिसे ई बिंदु द्वारा दिखाया गया है, और यह उपभोक्ता संतुलन की अवस्था है। उपभोक्ता तटस्थावक्र जो है मूल बिंदु ओ बिंदु देखिए मूल बिंदु, इससे जितना ऊपर होगा आईसी वक्र उतना ही उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि की प्राप्ति होगा। तो पहला IC1 जो है उसमें कीमत रेखा से नीचे है, कीमत रेखा PL है, उससे कम उपयोगिता प्राप्त हो रहा है, तो उससे आगे बढ़ना चाहता है उपभोक्ता, अधिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है OX6 से और OI7 से, तो वह आगे बढ़ा है। वो IC1 से IC2 में चल गया है, जो ई बिंदु दिखला रहा है। IC2 में जो उपभोक्ता संतुलन के बिंदु, उससे आगे भी उपभोक्ता को संतुलन की प्राप्ति करना चाहता है, लेकिन वह उससे आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि उपभोक्ता के पास उतना कीमत नहीं है वस्तु को क्रय करने के लिए। इसलिए वह IC3 वक्र पर जाना चाहता है, लेकिन वह नहीं जा सकता है, और जो IC2 है वही उपभोक्ता का संतुलन बिंदु है। कहने का एक संक्षिप्त में कहें तो उपभोक्ता को OX6 वस्तु से ई बिंदु तक उपयोगिता प्राप्त हो रहा है, ई बिंदु तक उपयोगिता प्राप्त हो रहा है, और OI7 से भी ई बिंदु तक उपयोगिता प्राप्त हो रहा है, OI7 से भी ई बिंदु को उपयोगिता प्राप्त हो रहा है। इसे तटस्थ वक्र भी वही दिखला रहा है कि IC1 से T और S उपयोगिता कम प्राप्त हो रहा है, IC1 में उपयोगिता कम प्राप्त हो रहा है, जबकि IC2 में दोनों वस्तुओं से X वस्तु के 6 और 7 से दोनों वस्तुओं से ई बिंदु की उपयोगिता प्राप्त हो रहा है, और दोनों बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रहा है, IC2 दिखाता है। और जहां उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है वही उपभोक्ता संतुलन की अवस्था होता है, अथवा वही उपभोक्ता संतुलन में रहता है। इस प्रकार तटस्थ वक्र के सहायता से प्रोफेसर हिक्स ने उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या किया है। संक्षिप्त में एक बार पुनः इसे समझने का प्रयास करें कि क्या बताना चाहता है। मैं स्पीड में पढ़ने वाला हूँ। उपभोक्ता संतुलन का व्याख्या करने के लिए अर्थशास्त्री प्रोफेसर हिक्स ने तटस्थ वक्र का प्रयोग किया। प्रोफेसर J.R. हिक्स के अनुसार सीमांत उपयोगिता को गिन नहीं सकते, बल्कि उसे अधिक या कम उपयोगिता के क्रम में माप में रखा जा सकता है। यहाँ पर समझिए प्रोफेसर हिक्स ने क्या बोला कि उपयोगिता को हम गिन नहीं सकते, क्रम में रख सकते हैं। कहने का अर्थ है कि कोई व्यक्ति कोई वस्तु को क्रय करता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, उदाहरण के लिए कि मान लें कोई व्यक्ति एक आम को खरीदता है, तो उससे कितना उपयोगिता प्राप्त होगा। उसे आम को खाने से कह सकते हैं कि हमें 10 से उपयोगिता इस आम से प्राप्त हुआ, क्योंकि उपयोगिता को देखा या छुआ नहीं जा सकता, वही बोला है, क्रम में रखा जा सकता है। आगे देखिए, क्योंकि उपयोगिता एक काल्पनिक धारणा है, मतलब उपयोगिता को कल्पना कर सकते हैं कि इस वस्तु से में इतना उपयोगिता प्राप्त हो सकता है, हम कल्पना कर सकते हैं। इसे देखा और छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। इसे एक उदाहरण समझते हैं कि कोई मोबाइल लिया गया है कोई कंपनी का, तो हम इसकी अनुमान कर सकते हैं कि यह मोबाइल से उपयोगिता हमें हो सकता है इसका यूज करने के लिए 4 महीना 1 साल का मिलेगा, लेकिन कोई इसका फिक्स मतलब माप नहीं कर सकते कि हमें 10 साल ये मोबाइल का उपयोग कर ही लेंगे, इसका उपयोगिता 10 साल होगा, इससे पहले भी ख़त्म हो सकता है। इसका उपयोगिता को माप नहीं कर सकते, और उपयोगिता जो हमें प्राप्त होगा उसे देख भी नहीं सकते, वही बोला हिक्स ने। उपभोक्ता संतुलन का विश्लेषण
उपयोगिता के क्रमवाचक मापन पर आधारित है। उपभोक्ता संतुलन जो है मुख्य रूप से क्रमवाचक मापन पर आधारित है कि अब उपयोगिता को हम क्रम दे सकते हैं कि इस वस्तु से मैं अधिक उपयोगिता प्राप्त हुआ, फिर इससे थोड़ा दूसरा वस्तु से कम, फिर उससे थोड़ा कम, उससे कम, इस तरह क्रम में हम उपयोगिता को माप सकते हैं। और उपयोगिता सीमांत उपभोक्ता संतुलन क्रमवाचक विश्लेषण के आधार पर आधारित है। उपभोक्ता संतुलन का अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से जहां उपभोक्ता पहुंचकर अपने वाय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहता, यह स्थिति उपभोक्ता संतुलन का अवस्था कहलाता है। कहने का अर्थ यह है कि उपभोक्ता उस अवस्था में संतुलन को प्राप्ति करेगा जहां वह अपनी खर्च में या वाय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहता है। जैसे कोई उपभोक्ता के पास 10 रुपया है और वह चाहता है कि मुझे 10 रुपया का एक किताब मिल जाए, तो वह केवल 10 रुपया खर्च करता है और उसे 10 रुपया का एक किताब मिल जाता है, तो वह उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा। हो सकता है 10 रुपया लेके जाए और उसे 11 रुपया मांगा जाए, तो उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ स्पष्ट कर रहा है कि वाय करने पर अपने वाय में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं करना चाहता है। मतलब ना उसे अधिक पैसा ही देना चाहेगा, ना कम ही में लेना चाहेगा। मतलब संतुष्टि प्राप्त होना चाहिए। हो सोचेगा कि जब 10 रुपया था, 10 रुपया ख़त्म हो गया और मुझे सामान भी मिल गया, मतलब संतुष्ट हो जाएगा और अधिक खर्चा भी नहीं करना चाहेगा, उससे कम भी नहीं खर्चा करना चाहेगा। वही अवस्था उपभोक्ता संतुलन की अवस्था कहलाता है। उपयोगिता संतुलन की शर्त है कि तटस्थ रेखा जो है सो कीमत रेखा को स्पर्श करे, और जहाँ पर स्पर्श करे वहाँ पर कीमत रेखा की ढाल और तटस्थ वक्र का ढाल दोनों समान हो। यह दूसरा शर्त है उपभोक्ता संतुलन का, और इस बिंदु पर यह दोनों शर्त कंप्लीट हो रहा है, मतलब पूरी तरह से लागू हो रहा है, क्योंकि तटस्थ वक्र जो है IC2 वह कीमत रेखा PL को स्पर्श भी कर रहा है, और IC2 वक्र तटस्थ रेखा 2 जो है सो कीमत रेखा पर दोनों समान है। इस प्रकार यहाँ उपभोक्ता संतुलन के सभी शर्त भी पूरे होता है, इसलिए उपभोक्ता संतुलन ई बिंदु पर ही होगा, और वह उपभोक्ता अपनी आय से OX6 वस्तु को खरीदेगा और OY7 वस्तु को खरीदेगा, जिससे उसे उपयोगिता प्राप्त होगा IC2, या कह सकते हैं कि ई बिंदु प्राप्त होगा उपयोगिता। इस प्रकार दोनों वस्तुओं से उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति होगा। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में जो इकोनॉमिक्स का ही वीडियो होगा। जो नए स्टूडेंट हैं मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट करें, या कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट पढ़ता भी हूँ। अर्थशास्त्र को समझने के लिए एक आवश्यक बात यह है कि सभी वीडियो को देखना ही पड़ेगा। एक वीडियो मिस हो जाएगा तो समझने में थोड़ा दिक्कत हो गया, क्योंकि अर्थशास्त्र सब्जेक्ट ही ऐसा है, एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे मैं इस वीडियो को बता रहा हूँ प्रोफेसर हिग्स का उपभोक्ता संतुलन, इसे समझने में हो सकता है कि आप लोगों को समझाने पर भी दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि आप लोग पहले वीडियो नहीं देखे होंगे जो मैंने तटस्थ वक्र के बारे में बनाया है अथवा उदासीन वक्र के बारे में बताया है, क्योंकि इस वीडियो में तटस्थ वक्र का प्रयोग भी हुआ है। और जो सीमांत उपयोगिता या उपयोगिता ला यूटिलिटी ला वीडियो भी नहीं देखे होंगे, उसको भी समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि यह दोनों वीडियो से लिंक मतलब जुड़ा हुआ या टॉपिक है। उपयोगिता से भी जुड़ा हुआ टॉपिक है, वीडियो है, और तटस्थ वक्र से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए इससे वीडियो के देखने के बाद या इससे पहले जो उपयोगिता या यूटिलिटी का जो वीडियो है उसको भी देख लें, और तटस्थ वक्र किसे कहते हैं इससे भी संबंधित शायद वीडियो मेरा होगा, उसको भी देख लें। तब आप लोगों को हो सकता है यह चैप्टर या अथवा यह सिद्धांत पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे दिन दूसरे वीडियो के साथ। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें।
इसमें मैं इकोनॉमिक्स से वीडियो लेकर आता हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो बताता हूँ जो एग्ज़ाम के लिए भी दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से भी और पढ़ने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अर्थशास्त्र एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसे सभी स्टूडेंट पढ़ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे जानकारी मिलता है जो रोज़मर्रा के ज़िंदगी में यूज भी होता है। इसलिए अर्थशास्त्र कोई किसी का सब्जेक्ट हो या नहीं हो, पढ़ सकते हैं, पढ़ने का मन हो तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो तक में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।